आखिर हम भारतीयों की हाइट कम होती हुई क्यों चली जा रही है और आखिर इतने बड़े बड़े पानी की शिप से समुद्र में और पानी क्यों डालते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि बिल गेट्स अपने सभी काम छोड़कर आखिर डॉली चाय वाले के पास चले कैसे गए। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा चटक और मसालेदार, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि आजकल स्ट्रेस भैया दिवाली की सोन पापड़ी की तरह हो चुका है, यानी कि ना चाहते हुए भी हर घर में वो तो मौजूद ही रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप थैनोस की तरह चुटकी बजाकर बड़े से बड़े स्ट्रेस को गायब कर सकते हैं। असल में गाइस, अगर आपको भी अपने किसी भी मेंटल स्ट्रेस को गायब करना है तो आपको सिर्फ 5 मिनट कमरा बंद करके अपने फेवरेट गाने पर ऐसा बावला होकर नाचना है कि अगर बाई चांस किसी ने आपको उस टाइम देख लिया तो वो सीधा खौफ खाकर आपका भूत उतरवाने के लिए झाड़ फकीर को बुला लाए। एंड यू मे बी सरप्राइज, लेकिन ऐसा करने के महज 5 मिनट के बाद ही आपका मेंटल स्ट्रेस पूरे ही तरीके से गायब हो जाएगा। अब आखिर ये चीज कैसे होती है, चलिए वो भी समझते हैं। गाइस, नॉर्मली जब भी आप काफी इंटेंस डांस या वर्कआउट करते हैं तो आपके ब्रेन में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। प्लस क्योंकि इस एक्टिविटी में हमारे ब्रेन में डोपामीन भी रिलीज होता है, तो एक तो आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को यूटिलाइज करके खत्म कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आप अपने ब्रेन को गुड हार्मोन से भी भर देते हैं, जिसके चलते हुए जैसे ही आप डांस करना खत्म करते हैं आपका ब्रेन पूरे तरीके से हैप्पी और रिलैक्स फील करने लगता है। और इसलिए भी इस चीज को आपने भी नोटिस तो जरूर किया होगा कि पुराने समय में जितने भी आश्रम हुआ करते थे या फिर वो जगह जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वहां पर भी उनसे कुछ देर डांस, नृत्य या फिर कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी को कराया जाता था। लेकिन अफसोस, क्योंकि हम हमारी ही संस्कृति को भूल रहे हैं तो हमारे दिमाग में मेंटल स्ट्रेस फूल रहे हैं। गाइस, अगर आज की डेट में हमारे स्मार्टफोन का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो गुस्से में हमें हमारे फोन को ऐसे गिराना पड़ता है जैसे एक टाइम पर डेली सुपर बहुरानियां सीढ़ियों से गिरा करती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अब फ्रांस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर आप अपने फोन को मस्त आराम से 20-20 सालों तक चला सकते हैं। अब आखिर ये चमत्कार कैसे होगा, चलिए गोपी बहू से पूछते हैं। क्या मतलब कि पिछले 10 मिनट से गोपी बहू सीढ़ियों से ही गिरे चले जा रही है। असल में गाइस, फ्रांस ने भी हाल ही में ये अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द अपनी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टी रिपेयर फोन्स को ही बेचना अलाउड करेंगे। बेसिकली इन तरीके के फोन्स जो होते हैं उनमें आप बेहद ही आसानी से किसी भी पार्ट को खोलकर रिपेयर कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप अपने फोन के सभी मेन इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने के साथ साथ उन्हें कम दामों पर खुद से अपग्रेड भी कर सकते हैं। यानी कि एक टाइम के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फोन का कैमरा ज्यादा मेगापिक्सल का नहीं है तो आप कंपनी को 1000 या 1200 रुपए पे करके एक अपग्रेडेड कैमरा को भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि फ्रांस गवर्नमेंट का यह कहना है कि ऐसा करने से क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक अपने स्मार्टफोन को ही इस्तेमाल करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके चलते हुए ना सिर्फ लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा बल्कि हमारा एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा क्लीन रहेगा। वैसे क्या इस जबर टेक्नोलॉजी को हमारे देश भारत में भी आना चाहिए? आप मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को ठोक कर दीजिएगा जरूर। अबे अभी भी गोपी बहू आधी सीढ़ियों तक नीचे गिरी है, ये कैसी ग्रेविटी है? गाइस, आपने भी प्लेन फड़फड़ाओ इस आइकॉनिक मीम को तो जरूर देखा होगा, जिसमें एक प्लेन बर्ड के विंग्स की तरह अपने पंखों को फड़फड़ाता रहता है। गजब का CGI। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस चीज को आज की डेट में हम मीम कह रहे हैं, एक टाइम पर वो ओरिजिनल कंटेंट हुआ करता था। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर फ्रांस में कुछ इस तरीके की ऑर्निथोप्टर्स फ्लाइट को भी बनाकर तैयार किया गया था, जो कि कुछ इस तरीके से एक बर्ड के विंग की तरह अपने विंग्स को मूव करके टेक ऑफ और फ्लाई किया करती थी। लेकिन क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब और खतरनाक थी तो आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी ठीक वैसे ही गायब हो गई जैसे इंडियन क्रिकेट टीम से चहल भाई। अरे एडिटर भाई, ये चहल नहीं है, नहीं मतलब वाइफ उनकी है पर ये आदमी चहल नहीं है। एक तो ये दीदी पता नहीं किन किन लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेती है, परेशान हम हो जाते हैं। गाइस, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर आपने कुछ देखा हो या फिर ना देखा हो, लेकिन बिल गेट्स को डॉली चाय वाले के साथ धार वाले दूध की चाय पीता हुआ तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर बिल गेट्स अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर डॉली भाई के पास पहुंच कैसे गए? असल में गाइस, नॉर्मली जब भी कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या फिर सेलिब्रिटी किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाता है तो उसको उस कंट्री के अंदर पॉपुलैरिटी या फिर अटेंशन सीख करनी पड़ती है, स्पेशली अगर वो एक बिजनेसमैन है। अब अगर बिल गेट्स के एजेंडास पर नजर डाली जाए तो इंडिया के अंदर आने के उनके 4 प्राइमरी काम थे। पहला, IIT के अंदर जाना, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को विजिट करना, तीसरा हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना और चौथा गरीब लोगों के लिए कुछ वेलफेयर के काम करना। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच जब बिल गेट्स को इंडिया के अंदर हाइप नहीं मिली तो उनकी PR टीम ने जानबूझकर डॉली भाई के साथ इस कोलैबोरेशन वीडियो को अपलोड कर डाला। अब जैसे ये वीडियो इंडिया के अंदर अपलोड हुई, देखते ही देखते जिन लोगों को बिल गेट्स और उनके इस विजिट के बारे में पता तक नहीं था
भैया उनके भी दिल गुर्दे दिमाग सारी ही चीजों में ये जाकर वीडियो बैठ गई। अब इससे ना सिर्फ बिल गेट की पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर बढ़ी, बल्कि इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स भी अच्छे खासे ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और यही होती है एक परफेक्ट मार्केटिंग रणनीति, जिसमें आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर काम भी करते हैं, साथ ही साथ आप उसी कंट्री के लोगों के अटेंशन को सीख करके प्रॉफिट भी कमाते हैं। बस वो तो शुक्र है कि बिल्ली भाई की टीम ने डॉली चाय वाले को ही चुना, वरना अगर दूसरे चाय वाले को चुन लेते ना तो भैया जिंदगी में इतनी पनौती लगती कि बिल्ली भाई को भी डॉली भाई के बगल में चाय का ठेला लगाना पड़ता। गाइस, अभी तक तो आपने फ्यूल इंजन के बहुत से डायग्राम्स या फिर फोटोग्राफ्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक्चुअली में एक इंजन को गाड़ी के अंदर काम करता हुआ अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों, बेबी की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है, एक्चुअली में वो एक रनिंग इंजन की ओरिजिनल वीडियो क्लिप है, जिसमें आप भेदी साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी आप अपनी स्कूटी या फिर बाइक को चला रहे होते हैं तो एक्चुअली में आपकी तशरीफ के नीचे ठीक वही प्रोसेस चल रही होती है जैसा हम जब ज्यादा तीखा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर चल रही होती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइस, अभी तक तो आपने बड़े बड़े शिप्स को इक्विपमेंट, सामान या फिर तेल को पानी में गिराते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे शिप्स भी मौजूद हैं जो कि अपने अंदर से कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़े स्केल पर पानी को ही समुद्र में गिराते हैं? तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया कोई इंसान इतना वेला कैसे हो सकता है कि वो गीले समुद्र को पानी से और ज्यादा गीला करे? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जब भी किसी एक देश से दूसरे देश के बीच किसी महंगे या फिर इंपॉर्टेंट कार्गो को भेजा जाता है तो उन सभी शिप्स में कुछ इस तरीके से तेज पानी समुद्र में डालने की फैसिलिटी को भी लगाया जाता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक आंख से काढ़े समुद्री डाकुओं से बचने के लिए किया जाता है। असल में गाइस, भले ही आज की डेट में समुद्री डाकुओं की क्वांटिटी धरती पर मौजूद अच्छे लोगों की तरह काफी ज्यादा कम हो गई हो, लेकिन फिर भी कुछ समुद्री डाकू अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन करते हुए आज भी बड़े बड़े शिप्स को लूटने का काम करते हैं। अब क्योंकि ये कार्गो शिप किसी भी समुद्री डाकू से लड़ने के लिए केपेबल नहीं होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से चंद ही सेकंड्स में अपने चारों ही तरफ तेज तेज पानी निकालना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हुए उन समुद्री डाकुओं की बोट आसानी से डूब जाती है और बिना गुत्तम गुथाई करे एक शिप दूसरी कंट्री तक आसानी से पहुंच जाता है। और इन्हीं सब शिप, इक्विपमेंट और इन सारी चीजों से मुझे ये याद आया है कि क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चीन से पाकिस्तान जा रहे एक बहुत बड़े शिप को इंडिया ने घपचा लिया है, क्योंकि इस शिप के अंदर सीएनसी मशीन को ले जाया जा रहा था। बेसिकली इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ी और लोहे के पुर्जों को सटीक शेप में बनाने के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्योंकि इतने फटे हाल में पाकिस्तान लकड़ और लोहे के लिए तो भैया इतनी महंगी मशीन को इंपोर्ट तो करेगा नहीं, इसलिए इंडिया ने अभी हाल ही में इस शिप को ही सीज कर दिया है, वो भी बिना पानी गिराए। गाइस, क्या आपको पता है कि ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग से परेशान इस धरती को शाहरुख खान के एक स्टेटमेंट ने और ज्यादा गर्म कर दिया है। लो जी, अब इतनी गर्मी में हम कहां जाएं? असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है मोटा भाई के बेटे की प्री वेडिंग से, जहां पर जब स्टेज पर चढ़ने के बाद शाहरुख खान को एक्टर रामचरण को बुलाना था तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि रामचरण कहां है तू, और उसके बाद कुछ साउथ इंडियन वर्ड्स का यूज करते करते उन्होंने बीच में रामचरण के लिए इडली और वड़ा शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जो चीज रामचरण की मेकअप आर्टिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें ये चीज पूरी तरीके से डिसरेस्पेक्टफुल लगी। हालांकि जैसे ही वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, शाहरुख खान के फैंस का ये कहना है कि भाई ये चीज मजाक में की गई थी और इसको मजाक तक ही रखना चाहिए, लेकिन अपने फेवरेट रामचरण को डिफेंड करते हुए कुछ लोगों का ये तर्क है कि अगर ये चीज कॉमन है और कल को रामचरण स्टेज पर खड़ा होकर एसआर के विमल केसरी करके शाहरुख खान को बुलाए तो क्या ये चीज उनके लिए एक्सेप्टेबल होगी? बात तो सही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से पब्लिकली किसी को बुलाना सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। गाइस, किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर के बाद जब हमारे सामने माउथ फ्रेशनर आता है तो हम हमारा पूरा ही हाथ खोलकर उसे ऐसे गबचते हैं कि मानो वो माउथ फ्रेशनर नहीं बल्कि सरकार की कोई फ्री राशन की स्कीम हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार माउथ फ्रेशनर ने खून के आंसू तो छोड़ो भैया, लोगों को खून की उल्टियां करा दी हैं। असल में गाइस, ये वाकया है गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट का, जहां पर जैसे ही डिनर करने के बाद एक फैमिली को माउथ फ्रेशनर सर्व किया गया तो उसे खाकर उनका भी हाल कुछ इस तरीके से कानपुर के पिचकारी मारू लोगों के जैसा हो गया। अब आखिर इन सभी लोगों की जुबान केसरी क्यों हुई, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस, कहा यह जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट ने एक्सीडेंटली इन लोगों को माउथ फ्रेशनर की जगह पर ड्राई आइस खिला दी थी। अब गाइस देखिए, जो ड्राई आइस होती है वो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होती है, जो कि यूजुअली इंसानी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप इसे टच करते हैं या फिर अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो तुरंत ही आपके बॉडी सेल्स को खत्म करना शुरू कर देती है, एंड एज अ रिजल्ट आपका वो बॉडी पार्ट सुन्न हो जाता है, उसकी स्किन डैमेज हो जाती है और किन्हीं किन्हीं सिचुएशन में तो वहां से ब्लड तक आ जाता है। और इसलिए भी ये कहा जाता है कि जब भी आप ड्राई आइस को टच करें तो उससे पहले ग्लव्स को वियर जरूर करें। लेकिन क्योंकि इन बेचारों को ये पता ही नहीं था कि ये ड्राई आइस है, तो इसे खाकर इनका भी हाल भानु प्रताप के जैसा हो गया।
गाइस, हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को देखने के लिए इतने बावले रहते हैं जितना कि आज की डेट में पूरा ही बॉलीवुड अंबानी की शादी को लेकर रह रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी के ही बीच जून 2024 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच की जो वीआईपी टिकट्स हैं उनके प्राइस 1.86 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुके हैं। मतलब इसका मतलब समझे दया, पूरे ग्राउंड में सिर्फ इंडिया ही इंडिया होगा, क्योंकि इतनी महंगी टिकट पाकिस्तानी तो खरीद नहीं रहे। गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस मैच के टिकटिंग प्राइस 1 लाख रुपए से शुरू होकर 2 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो फिर आगे ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब आईसीसी खुद ऑफिशियली ये कहता है कि इस मैच की जो टिकटिंग प्राइस है वो 500 रुपए से शुरू होकर लगभग 33,000 रुपए के आसपास जाएंगे, तो फिर आखिर इस सिचुएशन में ये टिकट प्राइस करोड़ों में पहुंच कैसे गए? असल में जैसे ही इन इंपॉर्टेंट मैचेस की टिकट ऑनलाइन बिकने के लिए खोली जाती है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुछ घेले बिचौलिए इन्हें बहुत बड़े अमाउंट में खरीद कर सारी टिकट्स को सोल्ड आउट कर देते हैं। अब इस केस में अगर आपको वो इंपॉर्टेंट मैच देखना है तो आपको ना चाहते हुए भी इन बिचौलियों को मुंह मांगी कीमत देकर उन टिकट्स को खरीदना होता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए, क्योंकि इन मैचेस की हाइप रिहाना के अंबानी फंक्शन में डांस करने से भी ज्यादा होती है, तो भैया ना चाहते हुए भी इन सारी मैचेस की टिकट्स को ना करोड़ों रुपए की बेचा जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और 200 रुपए लेकर मास्क चिप्स और पॉपकॉर्न लेकर घर में ही बैठ कर देखें। क्यों जाएं हम देखने 2 करोड़ में? गाइस, चाहे बात डिसिप्लिन की हो, तरक्की की हो या फिर टेक्नोलॉजी की, जापान एक ऐसी कंट्री है जो सारे ही सेक्टर्स में बुर्राटे काटी हुई है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर ये बुर्राटे हम इंडियंस क्यों नहीं काट पा रहे? असल में गाइस, इसका मेजर डिफरेंस बचपन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जापान में इनिशियल स्टेज पर बच्चों को पढ़ाने से कहीं ज्यादा तो उन्हें एटिकेट्स, संस्कार और बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है, जिसके चलते हुए वहां पर 4th क्लास तक तो एग्जाम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस छोटी सी उम्र में ही उन्हें खुद ही अपने क्लासरूम्स, कैंटीन या फिर वॉशरूम को खुद से ही डिसिप्लिन के साथ साफ भी करना होता है। साथ ही साथ उनको सोसाइटी में मौजूद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्रिक और एडवाइस देने के साथ साथ टाइम टू टाइम उन्हें वर्कआउट और मेडिटेशन भी कराया जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए जापान के लोग शुरुआत से ही एजुकेशन के साथ साथ सोसाइटी में किस तरीके से ज्यादा सक्सेसफुल होना है बेहद ही आसानी से समझ जाते हैं। इसके साथ ही आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन जापान में ऑलमोस्ट सभी स्कूल के अंदर लोअर और मिडिल क्लास स्कूल तक तो कोई भी ग्रेड सिस्टम तक नहीं होता। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो भैया इंडिया में तो 5th क्लास से ही हमारे मार्क्स को शर्मा जी के लड़के के मार्क्स से कंपेयर करके हमें डंडे बजाए जाते हैं। और ये चीज आप खुद से भी अपने घर में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग मौजूद है तो भले ही उनकी एजुकेशन हमसे काफी ज्यादा कम हो, लेकिन वो डिसिप्लिन और समाज को समझने की उनकी समझ हमसे कई लाख गुना ज्यादा होती है। और हमसे बाद की जनरेशन, भैया उनका तो क्या ही बोलूं, हो ये तो टट्टी है। तो गाइज, अब आखिर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या इंडिया में भी ये ग्रेड या मार्क्स सिस्टम को थोड़ा सा साइड करके हमें बच्चों को भी डिसिप्लिन, एटिकेट्स और समाज में कैसे सक्सेसफुल होना है, इस चीज को ज्यादा सिखाना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर। आज मैं कमेंट करा के रहूंगा। आखिर हम भारतीयों की हाइट अचानक से ही कम क्यों होती चली जा रही है? असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन साल 2021 में हमारे सामने ये रिपोर्ट आई जिसमें ऑफिशियली ये लिखा गया है कि जहां एक तरफ पूरी ही दुनिया की एवरेज हाइट एक झटके में ही बढ़ती हुई चली जा रही है, तो वही बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया के मेल और फीमेल की एवरेज हाइट बढ़ने की बजाय घट रही है। और इस बात का अंदाजा आप इस चार्ट को देखकर भी लगा सकते हैं, जहां पर ऊपर वाली लाइन हम इंडियंस की पुरानी एवरेज हाइट को डिफाइन करती है, जबकि ये नीचे वाली लाइन हमारी प्रेजेंट डेट में हमारी एवरेज हाइट को दिखाती है, जिसे देखा बेहद ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कैसे ड्रामेटिकली हम इंडियंस की हाइट काफी ज्यादा कम होती हुई चली जा रही है। तो फिर आगे ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई आगे फिर हमारे देश भारत के साथ ऐसा हो ही क्या रहा है जिसके चलते हुए हम लोगों की एवरेज हाइट कम हो रही है? असल में गाइज, इसके पीछे बहुत सी रीजंस मौजूद है। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। गाइज, आप माने या फिर ना माने, लेकिन प्रेजेंट डेट में आप चाहे कोई भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट को खाते हैं, उनके अंदर अब न्यूट्रिशन की वैल्यू ऐसी नहीं रही है जैसा आज से 10 से 20 साल पहले हुआ करती थी। और इसके पीछे का रीजन भी बिल्कुल साफ है। एक्चुअली में आज की डेट में हम कम समय में ज्यादा फसल पैदा करने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हुए हमारे ऑर्गेनिक फूड में एक्चुअल बेसिस पर विटामिन और न्यूट्रिशन का लेवल काफी ज्यादा कम रह जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन अलग अलग तरीके के केमिकल्स की वजह से हमारी उपजाऊ जमीन भी बहुत हद तक डैमेज हो जाती है, जिसके चलते हुए वो एक्चुअली में अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और सब्जियों को कभी ग्रो कर ही नहीं पाती, जिसके चलते हुए मेंटल लेवल पर तो हमें ऐसा लगता है कि हम काफी ज्यादा हेल्दी और मेंटेड डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर हम हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है
उस तक को भी पूरा नहीं कर पाते एंड एज अ रिजल्ट इन सारी चीजों का असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है, जिसका डायरेक्टली ही असर ग्रोइंग स्टेज में हमारी हाइट पर भी पड़ने लगता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है ओवर पॉपुलेशन। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में हमारे देश भारत की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसके चलते हुए आज के इस मॉडर्न युग में लोगों के पास रहने की जगह भी काफी ज्यादा कम होती है, जिसके चलते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की तो स्टेट 40% आबादी तो इतने कंजेस्टेड और छोटी जगहों पर रहती है जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन तक मौजूद नहीं है। और कहीं ना कहीं यही चीज ना सिर्फ हमें काफी ज्यादा बीमार बनाती है बल्कि एक टाइम के बाद हमारे जीन्स को भी चेंज करना शुरू कर देती है, जिसका सीधा सीधा असर आगे आने वाली जनरेशन और हमारी खुद की भी हाइट पर पड़ने लगता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है पॉल्यूशन। असल में गाइस ये चीज आपने भी नोटिस तो जरूर करी होगी कि जब भी वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज का चार्ट निकाला जाता है तो उस चार्ट में 2 या 3 इंडियन सिटीज तो हर हाल में ही मौजूद होती हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली में हमारे देश भारत में कितना ज्यादा पॉल्यूशन मौजूद है। और कहीं ना कहीं यही पॉल्यूशन हमारे जेनेटिक्स को भी चेंज करने का काम करता है, क्योंकि ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि चाहे वो इंडिया हो या फिर चाइना, अगर किसी भी कंट्री की किसी भी सिटी में पॉल्यूशन बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमेशा ही मौजूद रहेगा तो ओवरऑल उस सिटी के लोग ना सिर्फ ज्यादा बीमार रहेंगे बल्कि धीरे धीरे उनके आगे आने वाली पीढ़ी के भी जेनेटिक्स चेंज होने लगते हैं। वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है इंडिया में बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल। गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे जितना कि हमारे पेरेंट्स लेते हैं, और हमारे पेरेंट्स उतना स्ट्रेस कभी नहीं लेते जितना आज की डेट में हम लोग लेते हैं। रीजन बिल्कुल ही साफ है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेन रिलेशनशिप और हायर एजुकेशन का हद से ज्यादा महंगा होना, जो कहीं ना कहीं आज की डेट में हर एक इंडियन की स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को ट्रिगर करने का काम करता है। और ये बात तो मेडिकल साइंस पूरी तरीके से प्रूव कर चुकी है कि अगर आप ज्यादातर समय स्ट्रेस और एंजाइटी में बिताते हैं तो आप चाहे कितना भी अच्छा फूड या फिर एटमॉस्फेयर में रहें, आपकी बॉडी कभी भी पूरे तरीके से हेल्दी हो ही नहीं सकती। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर आखिरी और सबसे मेन कारण की जाए तो वो है इंटरनेट का सस्ता होना। मुझे पता है थोड़ा सा ऑकवर्ड है लेकिन ये सबसे मेन कारण है। गाइस इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आज से कुछ साल पहले इंटरनेट काफी ज्यादा सस्ता हुआ करता था, जिसके चलते हुए आज की डेट में इंडिया में लोगों को मोबाइल फोन या फिर गैजेट्स की इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि वो कभी भी आउटडोर कोई भी गेम खेलने ही नहीं जाते, जिसके चलते हुए शुरुआती दौर से ही बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से कहीं ज्यादा तो मोबाइल पर गेम खेलना प्रेफर करते हैं, जिसके चलते हुए उनकी बॉडी का पोस्चर शुरू से ही बिगड़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से हमारी नई जनरेशन कम हाइट की समस्या से जूझ रही है। और शायद आप ये जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन साल 2016 के बाद से हमारी एवरेज हाइट काफी ज्यादा तेजी के साथ कम हुई है, जिसके रिजल्ट हमें आगे आने वाले 7 से 10 सालों के अंदर अपनी आंखों से भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आखिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? असल में गाइस इसके कुछ बेसिक से सॉल्यूशन है। पहला तो अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखें। सेकंड, अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करें ताकि वो आपकी एंजाइटी या फिर डिप्रेशन को ट्रिगर ना कर पाए। थर्ड, फिजिकल एक्टिविटी में आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व हो। और अगर इन सारी चीजों को आप डेली बेसिस पर करते हुए चले जाते हैं तो एक कम हाइट वाली परेशानी से काफी हद तक बहुत से लोग बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो गाइस हमारे हाथ में नहीं है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सारी भी मसालेदार हैं।